स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने न्यूक्लियर फिजिक्स को थोड़ा बेसिक से पढ़ा था और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में लार्ज स्मॉल बाउंस बैक कंडीशंस पढ़ी थी। आज हम उसी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में रिलेशन पढ़ रहे थे, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल थीटा पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये चीजें होती कि अगर आपने लास्ट लेक्चर लगाया तो आपको ये सब चीजें पता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, या फिर हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को मैंने आपको कल कहा था, मैं हिंदी में बताऊंगी। उसको बोलते हैं निकटतम परास की दूरी। ठीक है, तो अभी अपने रिलेशन देख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि ये कोई न्यूक्लियस का किसी एटम का न्यूक्लियस है और बाकी सारा एटम होलो होता है और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन करते हैं सर्कुलर पाथ के ऊपर इस किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स को हम क्या करवा रहे हैं, बॉम्बार्डिंग करवा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, स्मॉल एंगल स्कैटरिंग शो करेंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल स्कैटरिंग शो करेंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, बाउंस बैक की कंडीशन शो करेंगे। फिर अगेन कुछ लार्ज, कुछ स्मॉल और कुछ स्ट्रेट निकल जाएंगे, जैसा कि आपको बताया गया है लास्ट लेक्चर में। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से पता है। जिनकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा न्यूक्लियस से, तो उनको फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r ज्यादा मींस फोर्स कम, तो रिपल्सिव फोर्स कम काम करेगा, जिसके कारण उनका पाथ डिस्टर्ब ही नहीं होगा, या अल्फा पार्टिकल्स का पाथ डेविएट ही नहीं होगा, विचलित ही नहीं होगा, स्ट्रेट पाथ में चले जाएंगे। कौन से पार्टिकल, कौन से अल्फा पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फर्स्ट और सेवंथ पार्टिकल। फिर बात करते हैं सेकंड और थर्ड पार्टिकल, ये कैसे स्कैटरिंग शो करेंगे, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल एंगल स्कैटरिंग। कैसे, ये लाइन ऑफ एक्शन और ये इतना डेविएट हुआ है, और कंपैरिजन इसकी करें तो ये लाइन ऑफ एक्शन और ये इतना ज्यादा डेविएट हुआ, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के कंपैरिजन में स्मॉल, तो ये क्या शो करते हैं, स्मॉल एंगल स्कैटरिंग। ठीक है, कौन से वाले, 2 और 6। फिर आती है 3 और 5 वाले, वो दोनों कैसे स्कैटरिंग शो करेंगे, लार्ज एंगल स्कैटरिंग। और फोर्थ नंबर जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने आया, बाउंस बैक की कंडीशन में। बाउंस बैक मतलब जिस डायरेक्शन में आना उसी डायरेक्शन में वापस चले जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं बाउंस बैक कंडीशन। कई 10,000 में से कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक की कंडीशन दिखाया। अगर जो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल सही होता तो पॉजिटिव चार्ज तो सर्व जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जैसे तरबूज के अंदर बीज फंसे होते हैं, वैसे कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर फंसे हुए होते। तो उस हिसाब से तो बाउंस बैक की कंडीशन आनी ही नहीं चाहिए थी, सब जगह पे स्कैटरिंग की कंडीशन ही आनी चाहिए थी। लेकिन स्कैटरिंग की कंडीशन नहीं आई, सॉरी बाउंस हर जगह पे स्कैटरिंग की कंडीशन ना आते हुए कईयों ने लार्ज, स्मॉल या फिर बाउंस बैक या फिर सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके दिखाया। तो इस हिसाब से होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्कैटरिंग एंगल कितना होता है जिस एंगल पे वो स्कैटर्ड हुआ है। जैसे ये जो थर्ड नंबर अल्फा पार्टिकल है, थीटा एंगल पे स्कैटर्ड हुआ, सेकंड नंबर किसी और एंगल पे स्कैटर हो तो वो उसका स्कैटरिंग एंगल। इम्पैक्ट पैरामीटर मैंने क्या बताई थी, जिसको मैंने बोला था स्मॉल b से शो करते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर वो डिस्टेंस होती है जिस डिस्टेंस पे क्या होता है, हमारा अल्फा पार्टिकल डेविएट होने शुरू होते हैं। न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच की उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर या संगत प्राचल बोलते हैं। अल्फा कण और नाभिक के बीच की उस लंबवत दूरी को संगत प्राचल बोलते हैं, या उस न्यूनतम लंबवत दूरी को संगत प्राचल बोलते हैं। जिस दूरी से जितनी डिस्टेंस पे आने के बाद अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होना शुरू हो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे कि अगर ये थर्ड नंबर इम्पैक्ट अल्फा पार्टिकल है तो उसके बीच में जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो इतना आएगा। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर अल्फा पार्टिकल की तो इम्पैक्ट पैरामीटर इतना, क्योंकि वो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वो डेविएट हुए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताई थी। ये डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो
डिस्टेंस है, जैसे कि कोई अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल 4th नंबर बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने एंट्री ले रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आया, यहां तक आया, रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हुआ, ठीक है, रिपल्शन ही होगा। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का अनापिक, और ऑब्वियस है न्यूक्लियस के अंदर तो पड़े ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हमेशा रिपल्शन ही काम करेगा, अट्रैक्शन तो कभी करता ही नहीं है। तो रिपल्सिव फोर्स जैसे ही मैक्सिमम हुआ तो मुझे पता है एक कंडीशन ऐसी आएगी अल्फा पार्टिकल के पास, क्योंकि ये देखो मोशन करते हुए आ रहे थे, मतलब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, तो जैसे ही रिपल्शन या प्रतिकर्षण बल अधिकतम हुआ उस केस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का मान तो हो जाता है 0, और टोटल एनर्जी किस फॉर्म में रह जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रह जाती है। ठीक है, मैंने ये एरो लगा के दिखाया कि टोटल एनर्जी अब सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही रह गई है। इस केस में वो दूरी जिस पर काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि रिपल्जन फोर्स कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो जाए, जिसकी स्ट्रेंथ उस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, निकटतम परास की दूरी। तो ये वो रदरफोर्ड के इसी एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ पॉइंट्स पता चले थे। पहला कि जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर के अंदर ही सेंटर्ड होगा, न्यूक्लियस का पूरा मास सेंटर में सेंटर्ड होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटली मोशन शो करते हैं। दूसरा उसने क्या बताया था, साइज बताया था न्यूक्लियस का, कि साइज कैसा होता है, फर्मी रेंज का होता है, एफ लिख दिया मैंने, ठीक है, फर्मी को, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर रेडियस वाला ये न्यूक्लियस होता है। जैसे एक बड़े से कमरे के अंदर एक छोटी सी पेन की निब या कोई निडल की नोक, तो वो सब चीजें आप एज एग्जांपल याद रख सकते हो। तो अभी करते हैं रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल इम्पैक्ट पैरामीटर। ये चीजें आपको इसलिए वापस से बताई ताकि आप इन सब चीजों को करने से पहले आपको ये सब चीजें पता हो। मैंने कल आपको दिखाया था एक कोई भी अल्फा पार्टिकल, मान लिया कि ये न्यूक्लियस पर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये कोई अल्फा पार्टिकल आया, इम्पैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अल्फा पार्टिकल को रिपल्सन फोर्स फील हुआ, एक मिनट लाइन बहुत टिकनी जा रही है, जिसके कारण क्या हुआ, डेविएट हुआ। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये कूलम्ब फोर्स होता है, जो कितना आता है, Q1 Q2 अपॉन 4πε0r²। और मैंने जब अल्फा पार्टिकल या रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अगर इस चीज को देखा जाए तो वो कितना आया था, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0, तो जो K की वैल्यू होती है वो पड़ी है। R मान लिया वो डिस्टेंस जहाँ से रिपल्शन शुरू हुआ, तो वो हुई R डिस्टेंस, यानी कि R का स्क्वायर। Q1 मुझे चार्ज पता है और अल्फा पार्टिकल 2e, और जब भी मैं आगे सब्सटेंस लूंगी, सिंगल एटॉमिक लेयर लेना चाहती हूँ या जो भी फॉइल लिया वो मैंने Ze लिख दी। Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड Z इज एटॉमिक नंबर और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मुझे पता है उसके ऊपर उस न्यूक्लियस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, Z इंटू E। सिमिलरली दो प्रोटॉन पड़े हैं किसके अंदर, हीलियम के अंदर, अल्फा पार्टिकल के अंदर, मतलब 2 इंटू ई। तो F की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, 2Ze² अपॉन 4πε0r²। जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। मींस स्ट्रक्चर कैसी होती है, पैराबोलिक, परवलयाकार, इसीलिए मैंने ये क्या दिखाया, परवलयाकार शेप दिखाई है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इनिशियली डायरेक्शन चेंज होगी, इनिशियली उसका मोमेंटम p1 था उस अल्फा पार्टिकल का, और जैसे ही वो डेविएट हुआ उसका मोमेंटम हो गया p2, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, लाइन ऑफ फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रहा है वो यही है, ठीक है, यही होगा, इस न्यूक्लियस से ही होगा, तो वो हो गया फोर्स। और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि जो इसका एक्सिस है कितना डेविएशन शो किया, या कितना स्कैटरिंग एंगल बना, तो वो बना थीटा स्कैटरिंग एंगल। क्या दिखाया, कोई अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस इतनी डिस्टेंस पे, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आया अल्फा पार्टिकल, इस पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के कारण उसे रिपल्शन मिला, डेविएट हो गया। अब डेविएट होने के बाद स्कैटरिंग एंगल मैंने देख लिया थीटा। अब लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का क्या है, यही है, क्योंकि न्यूक्लियस से एक्शन फोर्स लग रहा है उसके सेंटर से, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया। इसी को मैं नीचे दिखाती हूँ, ये हुआ p1 वेक्टर, ये हुआ p2 वेक्टर, इसी तरीके से आया ना। अब मैं इस p1 वेक्टर को इधर शिफ्ट कर देती हूँ,
तो ये मैंने बना लिया P1 वेक्टर, एंगल कितना बनना है लाइन ऑफ एक्शन से, थीटा, यही चीज है। ये डायरेक्शन इधर P1 वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा था क्योंकि अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आया, बाद में डेविएट किस में हुआ, इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वेक्टर ये, इसको मैं लिख देती हूँ डेल्टा P। तो यहाँ से मेरे पास ट्रायंगल लो लगाऊं तो डेल्टा P वेक्टर प्लस P1 वेक्टर, सेम डायरेक्शन वाले जुड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले माइनस होते हैं, इज इक्वल्स टू P2 वेक्टर। तो यहाँ से डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम कितना आया, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, यही आया। और एक आप इसमें पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो, कैसे, ये हुआ P1 वेक्टर, ये हुआ P2 वेक्टर, तो यहाँ से इसका पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो। तो जैसे आपको सहूलियत लगी हो आप वैसे लगाइएगा। और मेरे हिसाब से ये मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एंगल थीटा है, तो ये आपको लगाने आते हैं वेक्टर्स। आप अपनी 2 बार पढ़ चुके हो अपने आने वाले मतलब लास्ट क्लासेस में से, एक बार आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है वेक्टर्स को, और एक बार आपने BSc फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो अगर मैं पैरेललोग्राम लो लगाऊं तो मुझे पता है, एक बार मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रिमूव करके ना, इसको मैं थोड़ा सही करके लिखती हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में लेके आते हैं जहाँ से वो ये पॉजिटिव, ये लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर मैं पैरेललोग्राम लगाऊं तो रिजल्टेंट इधर आएगा ना, तो वो हुआ P वेक्टर, ठीक है, जो डेल्टा P मैं यहाँ पे शो किया वो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। अगर आप ऐसे भी करते हो ना तो देखो, एक बार मोमेंटम इस डायरेक्शन में, चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और सॉरी इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद स्कैटरिंग के बाद मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो मैंने वो कैसे शो कर दिया, इस डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन, ये वेक्टर्स को आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटीज को चेंज किए बिना कर सकते हो। अब मैंने मान लिया, चलो यहाँ तक हो गया ना, एक बार आगे देखते हैं अपने ये चीजें, चलो यहाँ पे देखते हैं अपने। अब अपनी डेल्टा P की वैल्यू क्या है मेरे पास, P2 माइनस P1 वेक्टर, और आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पता है, डेल्टा P की वैल्यू वैसे क्या आएगी, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा P की P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कोस ऑफ थीटा। ये सब चीजें बताने के लिए मैं पूरा वेक्टर तो आपको पढ़ाने से रही, क्योंकि आपको आता है, अगर आप फाइनल ईयर में आए हो तो आपको ये चीजें आती हैं। अब हमें पता है, मैं आपको ये चीज कल करवा चुकी हूँ कि जो कूलम्ब फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। ये चीजें आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में, नहीं 12th क्लास में आपने जब स्टैट पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पे आपने सब प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कूलम्ब्स लॉ की पढ़ी हैं। 11th क्लास में आप वेक्टर्स पढ़ चुके हो, तो वो चीजें वापस आपको बताने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कूलम्ब फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब क्या हुआ। और अगर आप वैसे भी देखो कि अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम P1 था, बाद में मोमेंटम P2, बिकॉज P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी कंसीडर की जाती है। स्कैटरिंग के बाद डायरेक्शन चेंज हुई, इसीलिए हमने क्या बोला, इनको अलग अलग नाम दिए। लेकिन क्या मैंने कभी भी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये बोला कि इनिशियल मोमेंटम P1, स्कैटरिंग के बाद मोमेंटम ही बदल जाएगा, या तो मोमेंटम कम होगा या मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं बोला ना मैंने। और ना ही ऐसा होता, क्योंकि कोलिजन तो नहीं हुई ना, टक्कर हुई होती तब केस बनते कि हाँ हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल जो है उन्होंने अपनी एनर्जी न्यूक्लियस को दे दी हो, या हो सकता है अल्फा पार्टिकल ने कोलिजन के दौरान एनर्जी को गेन किया हो। यहाँ पे कोलिजन तो हुआ ही नहीं, रिपल्सिव फोर्स के कारण उसकी डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो आ रहा था वो डायरेक्शन चेंज हुई, इसीलिए कूलम्ब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्योंकि इससे मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आते, बट अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है तो उनकी डायरेक्शंस जरूर बदल जाती हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ P1 वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ P2 वेक्टर होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी तो बाद में भी वेलोसिटी v रहेगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और मुझे मोमेंटम पता है, ये होता है तो मास इनटू वेलोसिटी, यही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ तो मैं वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ, वेक्टर हटा देती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ये चीज आ गई है, ये मैं आपको कल भी करवा के गई थी। तो अब मैंने इसकी जैसे वैल्यू पुट की तो आप इसको सोल्व करना, नहीं तो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया है mv पुट करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 2mv sin थीटा बाय 2। नहीं पता चला तो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया। अब मुझे पता है कूलम्ब फोर्स काम कर रहा है ना, कूलम्ब फोर्स काम कर रहा है, मुझे पता है। मैंने आपको कल इंपल्स बताया था, आवेग बताया था। आवेग क्या होता है, शॉर्ट टाइम रेंज के लिए जो फोर्स लगता है। अब जो
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या इसमें फोर्स लॉन्ग टाइम के लिए हुआ? जैसे ही डेविएट होकर दूर चला गया, डिस्टेंस बढ़ गई, फोर्स का काम ही खत्म हो गया। क्या उसके बाद इधर जाने वाले अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन फिर से चेंज हुई या कहीं पे नहीं हुई? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्शन को चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिपल्शन बन रहे हैं। अगर दोनों आते ही सेम डायरेक्शन दोनों अगर होते अपोजिट तो अट्रैक्शन फोर्स होता। अब रिपल्सिव फोर्स और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो मैंने बेसिक असम्पशंस बताया, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं यही बता रही हूँ कि अट्रैक्शन वाली जो इंटरेक्शंस है आपस में इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में, उसको तो बिल्कुल ही जीरो लिया गया। सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव फोर्स ही काम कर रहे थे जब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए असम्पशंस माने थे कि ऐसा ही हो रहा होगा। तो ये चेंज हुआ। अब मेरे को पता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगा, इसी शॉर्ट टाइम फोर्स के कारण, इसी शॉर्ट टाइम रिपल्सिव फोर्स के कारण हमारे पास क्या आया? चेंज इन मोमेंटम आया, जिसको मैंने किससे शो किया? डेल्टा पी से शो किया। अगर इसी रिपल्सिव फोर्स के कारण चेंज इन मोमेंटम आया है तो मतलब हमारे पास इंपल्स जरूर होगा। इंपल्स क्या होता है? आवेग क्या होती है? किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगने वाले बल को बोला जाता है आवेग, ठीक है। यानी कि अगर लॉन्ग टाइम हो तो उसको फोर्स ही बोलेंगे, लेकिन अगर वो किसी छोटे से टाइम के लिए हो रहा हो कि यहाँ पे आया पार्टिकल, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए उसके ऊपर फोर्स वर्क करना शुरू हो, जिसके कारण उसकी डायरेक्शन डेविएट होगी, उसके बाद फोर्स का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ऐसे को बोला जाता है इंपल्स। तो जिसकी वैल्यू मैं आपको कल करवा चुकी हूँ, एफ डॉट डी टी के इक्वल आता है। वो किसके इक्वल आता है? डेल्टा पी के। अब ये तो मेरा किसी एक अल्फा पार्टिकल के लिए, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवाया था क्या? एक ही अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई थी क्या? नहीं करवाई थी। मल्टीपल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हुई थी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम मैं अगर निकाल लूं, आपको पता है जब भी हमें टोटल की बात करनी है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है, इंटीग्रेशन कर दो, सम हो जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब देखो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी, इसको कोई आप इक्वेशन नंबर दे लेना, जो भी हमारी नेक्स्ट चलती है मैंने इसको 1 दे दिया। मैंने ये चीजें शॉर्ट में लिखी, ये चीज भी शॉर्ट में लिखी, इसका रीजन ये मैं लास्ट लेक्चर में ये चीज करवा चुकी हूँ। अब ये तो हुआ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम वेक्टर ये रहा, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर स्कैटरिंग के बाद मोमेंटम वेक्टर ये रहा, लेकिन जो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर उसकी डायरेक्शन ये रही, तो मैंने उसकी डायरेक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट यहाँ बना दी। अब मैंने मान लिया कि कोई फाई एंगल बन रहा है किसके बीच में? इस चेंज इन मोमेंटम और फोर्स के बीच में। अगर ये एंगल फाई है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकती हूँ ना। तो जब मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करूंगी तो मुझे एक चीज पता है क्या होगी, यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से आया जाए, जहाँ पे एंगल के साथ वाला तो कौन सा? कोस कंपोनेंट हो जाता है ना। तो ये देखो एफ कोस ऑफ फाई बना दिया मैंने, इसको क्या किया? कंपोनेंट में डिवाइड किया इसको, ठीक है। एंगल के साथ वाला कोस फाई और इधर वाला क्या आ जाएगा? एफ साइन ऑफ फाई, है ना। ये चीज होगी कंपोनेंट में आपको बांटना था। ये फाई एंगल बन रहा था, मैंने फोर्स को क्या किया? जब कंपोनेंट में डिवाइड किया तो मुझे पता चला इसकी वैल्यू तो आई थीटा के एंगल के साथ वाला तो कोस कंपोनेंट होता है, तो ये है एफ कोस ऑफ फाई, और जो एंगल से दूर वाला होता है एफ साइन ऑफ फाई आता है, और यहाँ पे भी सिमिलरली एफ साइन ऑफ फाई बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एंगल बना थीटा, ये जो चीज है ना मैं इसको रिमूव करके बाहर वाली साइड पे लिख दी हूँ। ये तो बना P2 वेक्टर था और ये P1 वेक्टर, ठीक है। अब ये एंगल बना थीटा, मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ? कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। ये क्या बना? 90 डिग्री बना। मुझे इस एंगल की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही एंगल बन रहा है, मुझे यहाँ वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी अगर इसको चेंज ना किया हुआ होता। तो देखो इस एंगल की वैल्यू क्या है? आप ये चीज छोड़ो, मैंने इसके ऊपर क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लंब खींचा, तो ये जो एंगल था वो आधा आधा बढ़ जाएगा। ये थीटा था, ये θ/2 हो जाएगा, और ये वाला भी θ/2 हो जाएगा। तो मेरे पास इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी? इस एंगल की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? देखो समथिंग, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया इतने से ट्राइंगल में, θ/2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। टोटल सम होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर। क्या मैंने किया? मैंने किया इतना सा फाइंड आउट करने की ट्राई किया। ये एंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया, ये 90 डिग्री एंगल, ये θ/2 हुआ, और इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? समथिंग, यानी ये वाला जो था उसकी वैल्यू कितनी आएगी उस एंगल की? 180 माइनस 90 माइनस θ/2, यानी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस θ/2, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? π/2 माइनस θ/2। यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? इस वाले एंगल की पाई माइनस
थीटा बाय 2। ये किस चीज को शो कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम को। अब ये भी हो सकता था कि मल्टीपल ऑफ अल्फा पार्टिकल आ सकते, हो सकता है अल्फा पार्टिकल सीधा चला जाए, कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा आ सकता था जैसा कि इस डायरेक्शन में डायग्राम में दिखाया गया। हो सकता है कोई अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल स्कैटरिंग दिखाए, हो सकता है कोई अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल स्कैटरिंग दिखा रहा हो, या हो सकता है अल्फा पार्टिकल अपनी मतलब 0 to 180 डिग्री कहीं पे भी डेविएट हो सकता था। मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, वो इतना आया, तो मतलब मुझे क्या पता चला कि चेंज इन मोमेंटम एक लाइन के अलोंग हो रहा है ना, यानी कि या तो वो इस डायरेक्शन में होगा चेंज इन मोमेंटम, या वो इस डायरेक्शन में हो सकता है। मतलब या तो वो वापस बाउंस बैक चला जाए अगर चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो, और अगर चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में तो मतलब वो 180 डिग्री पे भी डेविएट हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम लेके चलिए। तो मैंने क्या देखा कि ये जो एंगल आया चेंज इन मोमेंटम का पाई माइनस थीटा बाई 2 आया, तो टोटल मोमेंटम के अंदर चेंज कितना हो सकता है? प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। कैसे? कि ये न्यूक्लियस या तो कोई अल्फा पार्टिकल वापस चला जाए तो ये तो हो जाएगा कैसा एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, या कोई अल्फा पार्टिकल सीधा चला जाए तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, या हो सकता है वो लार्ज स्मॉल किसी भी टाइप की स्कैटरिंग दिखा सकता है। मतलब जो मैंने चेंज इन मोमेंटम का एंगल निकाला, कितना निकाला मैंने अभी? पाई माइनस थीटा बाय 2। मतलब वो या तो इस माइनस डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है या इस प्लस डायरेक्शन में भी हो सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम ले रही हूँ, मैक्सिमम लूँ तो प्लस डायरेक्शन में 180 चला जाता है, मिनिमम लूँ तो वो 0 डिग्री भी जा सकते हैं कि वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। तो जब मैंने ये चेंज इन मोमेंटम लिया तो मुझे पता है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फोर्स का कंपोनेंट मोमेंटम की डायरेक्शन में क्या हुआ, जो मैंने अभी निकाला एफ कोस ऑफ फाई आया, तो मैंने क्या लिख दिया, फोर्स के कंपोनेंट की वैल्यू रख दी एफ कोस ऑफ फाई डॉट dt चल रहा है। एफ डॉट dt देखो, अगर इम्पल्स वगैरह आपको नहीं पता तो इसमें मैं आप कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चेंज इन मोमेंटम की मैंने क्या दिखाई आपको डायरेक्शन, इस तरीके से दिखाया, एक मिनट, इस तरीके से दिखाया, ये डेल्टा पी है, ये एंगल टोटल थीटा है, ये P2 है, ये P1 है। इसको मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर प्रॉपर परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल आधा आधा हो जाएगा, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। तो चेंज इन मोमेंटम की, यही मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन को दिखा रहा है ना, तो यहीं से पता चलेगा स्कैटरिंग कैसे हो रही है, मोमेंटम में चेंज ही क्यों हो रहा है, स्कैटरिंग के कारण। तो मतलब मैंने आपको जो उस डायग्राम से दिखाया कि यहाँ वाले में कि टोटल 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, और मैंने चेंज इन मोमेंटम एंगल कितना निकाला, पाई माइनस थीटा बाय 2। मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों में हो सकता है, तो इसका मतलब जो होगा फोर्स की लिमिट कितनी चली जाएगी, माइनस से पाई माइनस थीटा बाय 2 और प्लस पाई माइनस थीटा बाय 2 के इक्वल आएगा, ये चीज बनेगी। अब ये मैंने क्या लिखा, डेल्टा पी की जगह मैंने एफ की जगह एफ कोस ऑफ थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने जब उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया तो मुझे पता है एंगल के साथ वाली कोस आ जाती है और एंगल के से दूर वाली साइन कंपोनेंट बनता है। अब एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कोस बन रहा था, इसलिए मैंने कोस कंपोनेंट बना दिया। इस एंगल की वैल्यू आती है पाई माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये चीज हुई चेंज इन मोमेंटम, या तो अगर वो इस डायरेक्शन में यानी 0 डिग्री शो करे वापस उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो या तो वो एंगल कितना होगा, यहाँ पे होगा पाई माइनस थीटा बाय 2, या वो क्या करे वापस इधर ही आ जाए, मतलब अपनी इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग सीधा चला जाए, तो या वो एंगल इधर आ जाएगा। तो टोटल क्या प्लस माइनस डायरेक्शन में जितना भी मैंने एंगल निकाला उतना हो सकता है, थीटा की अलग अलग वैल्यूज रख के। तो एफ कोस ऑफ थीटा होगा, मुझे एफ की वैल्यू भी पता है और मैंने डेल्टा पी की वैल्यू भी निकाल रखी है, तो जिन जिन की वैल्यू मुझे पता है मैं वो वैल्यूज रखूंगी। डेल्टा पी की वैल्यू मुझे 2mv sin थीटा निकाली, और एफ की वैल्यू तो हम शुरू से ही लेते जा रहे हैं, क्या ले रहे हैं 2ze² इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r², तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आई है 2mv sin थीटा बाय 2 इंटीग्रेशन माइनस पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई माइनस थीटा बाय 2। मेरे हिसाब से तो आपको ये लिमिट समझ आ गई होगी, ये जो थीटा बाय 2 है ना ये दोनों के अपोन में है, ठीक है। ये आपको मेरे हिसाब से लिमिट लेनी समझ आई, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम का मैंने एंगल दिखाया और फिर मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन पे लेके गए कि मिनिमम तो मैक्सिमम कितना चेंज हो सकता है, या तो वो इतना ही एंगल माइनस में भी चेंज हो सकता है या प्लस में भी, जिससे थीटा की वैल्यू अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ कोस ऑफ थीटा, एफ की वैल्यू मुझे पता है क्या है 2ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू कोस पाई
क्योंकि cos फाई कंपोनेंट बना था, फाई एंगल कौन सा है, F, एंड डेल्टा P के बीच का एंगल कितना है, फाई, यही चीज है ना, उसी को मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है। अब मुझे पता है यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करूँ, उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, डी फाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, डी फाई से। अगर मैंने डी फाई से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता है क्या होगा, अब डी टी अपॉन डी फाई बन जाएगा, और डी फाई के रिस्पेक्ट हमारा इंटीग्रेशन जो चलाना है हमने वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2mv sin थीटा तो हमारे पास एज यूजुअल चलता आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम की मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ, 2mv sin थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस पाई माइनस थीटा बाय 2 प्लस पाई माइनस थीटा बाय 2 टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट dt अपॉन डी फाई बचा, ऐसे लिख दिया, डॉट cos फाई पड़ा हमारे पास, डॉट डी फाई। अब मुझे इसकी वैल्यू ही नहीं पता dt अपॉन डी फाई की, तो अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो, मैंने dt अपॉन डी फाई को इधर उधर मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किया और कुछ भी नहीं किया। अब देखो मुझे पता है कि कूलम्ब फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कूलम्ब फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम जानते हैं, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की दो प्रॉपर्टीज होती है, तो उनका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम के अंदर चेंज कांस्टेंट रहता है ना, मोमेंटम के अंदर नो चेंज रहता है, क्योंकि इन फोर्स के कारण डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। अगर कूलम्ब फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो जिस तरीके से हमारा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहा, उसी तरीके से हमारा एंगुलर मोमेंटम भी तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, एम वी बी इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के। देखो ये चीज मैंने इक्वेशन कैसे लिखी, यहाँ पे मैं वो डायग्राम बना रही हूँ, मैं बताती हूँ मैंने ये चीज कैसे लिखी, लाइन लिखोगे आप, एक सेकेंड, ठीक है, ये रहा, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम p1। मैंने कैसे आपको ये बताया कि इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए कूलम्ब फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में या कोई भी और आप अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सिर्फ रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, पार्टिकल के साथ, अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के साथ कोई कोलिजन नहीं होने दे रहा वो फोर्स, क्योंकि वो दूर से ही उन्होंने के बीच में रिपल्शन प्रतिकर्षण शुरू हो जाएगा, तो प्रतिकर्षण के कारण क्या वो कभी पास आ पाएंगे, आएंगे ही नहीं, इसीलिए उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उनके बीच में कोई कोलिजन नहीं होती। अब देखो लीनियर मोमेंटम जिस तरीके से अनचेंज रहता है, मैंने ये क्या लिखी, इम्पैक्ट पैरामीटर बी, और यहाँ पे कोई डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस आर होती है, वो डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर बी तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, आर क्या होती है, जब कूलम्ब फोर्स काम करता है, कूलम्ब बल काम करता है, उस केस में अल्फा पार्टिकल और नाभिक के बीच में, मैंने न्यूक्लियस लिख दिया, इनके बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती है, इनके बीच की दूरी जो लाइन ऑफ फोर्स के एक्शन के अलोंग चलती है, बल के क्रिया रेखा के अलोंग, वो तो आर लिए ना मैंने, तो अगर आर लिया तो मुझे पता है इनिशियली ये जो डायरेक्शन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चल रही है वो भी चल रही है, तो मुझे एंगुलर मोमेंटम पता है एमवी भी होती है, और बाद में जब चेंज हो गया इस फोर्स आर डायरेक्शन के कारण तो वो कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के। ये चीज तो आपको पता है, ये फॉर्मूलाज भी आपको पता है। तो यहाँ से देखो मुझे पता है, यहाँ से अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो जो चीज कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल आउट करते हैं, कुछ कैंसिल होता है, m टू m कैंसिल होता है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू क्या आई, v इंटू बी, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, वी बी अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई ना। तो अब देखो, सॉरी ये चीज मैंने गलत लिख दी, ओमेगा स्क्वायर आर नहीं होता, ओमेगा आर स्क्वायर होता है मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है ना, एम ओमेगा आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूलाज आपको आते होंगे। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई है, एंगुलर मोमेंटम है ये चीज तो आई थी एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ओमेगा। आपको ये चीजें याद होगी, 11th क्लास में आती है। जब हम किसी चीज को एंगुलर मोशन पे चलते हैं तो बल क्रिया रेखा के अलोंग, मतलब लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का मल्टीप्लाई हो जाता है। और लीनियर मोमेंटम में या लीनियर इक्वेशंस में जहाँ पे सिर्फ r आता है, एंगुलर की बात करते टाइम एक और फोर्स ऑफ एक्शन यानी कि उस एक्शन वाली लाइन के अलोंग एक और r डिस्टेंस आने के कारण जहाँ पे वहाँ पे r आता है, वहाँ पे r स्क्वायर बन जाता है। ये आपको चीजें पता होंगी, ये आपने 11th क्लास में ये चीजें पढ़ी थी। तो देखो यहाँ पे हुआ इनिशियली मोमेंटम, तो कितना हुआ एंगुलर मोमेंटम mvv, और जैसे एंगुलर मोमेंटम की बात की तो एक r और मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर r हो जाता है। ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो मुझे पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या वेग मैं सीधा लिख लेती हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्क लिख रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट लिख लेती हूँ अपॉन टाइम। तो मैंने क्या मान लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कितने एंगल पर डिस्प्लेस हो रहा है, ये जो मोमेंटम के अंदर चेंज है फाई एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया फाई, यानी कि वो कितना होगा डी फाई अपॉन डी टी होता है ना। वेग क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी, यही होता है। और जब कोणीय वेग की बात करें तो वो कितना आ जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे क्या लिख देती हूँ मैं डी फाई अपॉन डी टी, और मेरे पास इस इक्वेशन में क्या पड़ा डी टी अपॉन डी फाई पड़ा। तो जब मुझे डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन डी फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी आर स्क्वायर अपॉन वी बी। तो इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लो 3, इस वाले को दे लो 2, तो इन दोनों की क्या करते हैं वैल्यूज आपस में पुट करते हैं। तो देखो अब जब वैल्यूज पुट करते हैं तो सिंपल इंटीग्रेशन ही है, उसको सॉल्व करते हैं हम अपने। ये देखो ये चीज कैसे आई थी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी लाइन ऑफ एक्शन स्कैटरिंग के बाद में कूलम्ब फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसलिए मोमेंटम चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। और यहाँ पे देखो मैंने एंगुलर मोमेंटम की बात इसलिए की क्योंकि डेल्टा पी के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, एंगल के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, इसीलिए मैंने एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर लेके आए। तो जब मैंने यहाँ पे देखा इस चीज को चेंज करने से पता चला यहाँ पे कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, और उसी को सॉल्व करने के लिए एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को लेके आए। ये चीज आपको पता होगी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर अगर बात करें तो इस तरीके से होता है, और जब अपने एंगुलर पे जाते हैं तो एक और आर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो चीजें मैंने लिखी है। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट होता था वो कैंसिल किया, ओमेगा की वैल्यू निकाली तो डी टी अपॉन डी फाई की कुछ वैल्यू आ गई। सो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से 2 एंड 3, तो यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा है 2mv sin थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में माइनस पाई माइनस थीटा बाय 2, पाई माइनस थीटा बाय 2, किसकी वैल्यू इधर 2 z स्क्वायर फोर्स की लिख रही हूँ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ पे क्या बना था dt अपॉन डी फाई, उल्टा पड़ा था, और मैंने क्या निकाला है dt अपॉन डी फाई की वैल्यू निकाली कितनी है r स्क्वायर अपॉन वी बी, ये भी है। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ आर स्क्वायर अपॉन वी बी इंटू कोस फाई डी फाई। जो कांस्टेंट है सब टर्म्स बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2mv sin थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन वी बी। r स्क्वायर टू r स्क्वायर कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन सब कांस्टेंट थे ना, ये माइनस पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 कोस ऑफ फाई डी फाई। तो कोस फाई का इंटीग्रेशन आपको पता हो कितना आएगा साइन फाई, और उसके ऊपर क्या लगानी है हमने लिमिट माइनस पाई माइनस थीटा बाय 2 और प्लस पाई माइनस थीटा बाय 2। तो इसको लिमिट लगाएंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है इस चीज की। तो देखो इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना इस लिमिट को लगा के, इसकी जो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो इसको सॉल्व करोगे तब cos थीटा बाय 2 आएगी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना 2mv sin थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर तो कैंसिल हो गया इंटू 1 अपॉन वी बी डॉट कोस थीटा बाय 2। तो मेरे को पता है cos अपॉन साइन को अगर मैं एक साइड लिख लूं और बाकी सब चीजों को एक साइड लिख लूं, क्योंकि मुझे थीटा और v के अंदर रिलेशन निकालना है, तो ये चीज मैं यहीं पे लिखते हैं अपने 2mv sin थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू
1/b dv cos थीटा बाई 2। इस cos थीटा बाई 2 को क्या करते हैं, ये आ जाएगा, वो कैंसिल आउट कर लिया था ना अपने। तो यहाँ पे देखो क्या चीज बनेगी, ये 2 भी मैंने कैंसिल कर दिया था ना, इधर देखो ये 2 से 2 भी गया, यहाँ पे देखो ये 2 से 2 भी गया, जो चीजें बची बस वही मैंने वहां पे लिखी हैं। तो यहां से अगर मैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा कर दूं अपॉन साइन थीटा बाय 2, तो मुझे पता है वो कितना बनेगा, कोट थीटा बाय 2। बाकी सारे वेरिएबल एक साइड लिख लो, यानी कि इन सबको एक साइड लिख दो, एम वी इंटू वी बी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम वी स्क्वायर बी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इज इक्वल्स टू कोट थीटा बाय 2। तो यही रिलेशन है, यहाँ पे आया एक बी आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है थीटा, यानी स्कैटरिंग एंगल थीटा और इम्पैक्ट पैरामीटर बी के बीच का रिलेशन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। और एम वी स्क्वायर को अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या चीज बनेगी, अगर मैं क्या करूँ उसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मुझे पता है यहाँ पे 1/2 एम वी स्क्वायर बनेगा, जो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोई काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या बना, 2b इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बी अपॉन जेड ई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, 1/2 एम वी स्क्वायर। आप डायरेक्ट इतना भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में, ये इम्पैक्ट पैरामीटर और उसके बीच का रिलेशन है। मैंने कुछ खास नहीं किया, डेल्टा पी की वैल्यू चेंज करके, सॉरी चेंज इन मोमेंटम निकाल के, मेरे को पता है कि वहाँ पे इम्पल्स वर्क करेगा, तो उसी की वैल्यूज वहाँ पे हमने आगे निकाली है कि लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग या डेल्टा पी की वैल्यू इस डायग्राम से एफ कोस ऑफ फाई ही आ रहा है, तो वो मैंने वैल्यू वहाँ पे सीधा एफ की वैल्यू रखी और उसके बाद क्या किया, फाई को चेंज करने के लिए dt में उसको चेंज किया। तो ये चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ इम्पैक्ट पैरामीटर और इस थीटा के बीच, सॉरी बी और थीटा के बीच का रिलेशन। सो थैंक यू वॉचिंग दिस लेक्चर।